देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन देख लीजिएगा और देखिए कार्टून देख लीजिए। ये हमारे रेहान भैया है, ठीक है। आइए अभी अभी बताएंगे बताएंगे यार। देखो जीडीपी इज ग्रोइंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब ने होली तो मना लिया होगा। अब आपका पेपर 19 तारीख को इकोनॉमिक्स का है। उसके लिए आपको देखना क्या है, सिर्फ बच्चे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे साल अगर नहीं पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करते हैं। वैसे जो पढ़ने वाले बालक हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पे सर्च करेंगे। आज जो मैं आप सबके लिए सामने लेकर आया हूँ एक सेशन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। और जरूर पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे हुबहू ना मिले लेकिन इनडायरेक्ट में मिलेगा मिलेगा, ठीक। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए दो बुक है आपके पास। कौन कौन सी बुक है आपके पास? एक है मैक्रो और एक है इंडियन इकोनॉमी। दोनों बुक में से 40-40 नंबर का आपका आएगा। दोनों बुक 80 नंबर हो गया ना। और अगर आपने ये सेशन देख लिया पूरा वीडियो और आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको 75 मार्क्स प्लस आने की उम्मीद है, ठीक। और सबसे पहली बात क्या होती है कि आपको घर पे क्या करना है कि जो क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा इसके आंसर लिखने हैं और उसके बाद आपको खुद से भी बहुत सारे चैप्टर को के अंदर प्रिडिक्ट करना है। खुद से भी सीखे आप कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है ना। जब तक आप खुद से भी सीखेंगे नहीं ना तो होगा नहीं। आप भी देखेंगे भाई चैप्टर हमने पढ़ा तो हमारा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले, ठीक है। पहले हम करेंगे आपका मैक्रो, उसके अंदर यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 करेंगे जिसका नाम क्या है आपका, जिसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनल इनकम। बहुत बच्चों को डाउट भी होता है नेशनल इनकम में, कंफ्यूजन भी होती है कि भाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो हम इसमें आपको फ्लो चार्ट भी समझाएंगे, ठीक, बहुत चीज समझाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है आपका डिफरेंट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, ठीक है। पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। आ भी सकता है ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है? देखिए मैक्रो में ए आता है और ए का मतलब क्या होता है आपको पता है? एग्रीगेट। क्या होता है भाई साहब? एग्रीगेट, बिल्कुल समग्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को स्टडी करना ही आपका मैक्रो या हिंदी बोलते हैं समष्टि कहलाता है। लेकिन जो आपका माइक्रो है इसमें आता है आई, इंडिविजुअल। क्या होता है इसमें? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, जिसको व्यष्टि कहते हैं। अगर आप कोई अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो माइक्रो के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, डिफरेंट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल गुड्स होता है उसे अंतिम वस्तु कहते हैं, इंटरमीडिएट को कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। देखिए फाइनल गुड्स जो होता है ये यूजुअल हो जाता है जब आप पूरा तैयार कर लेते हैं, गुड यूज करने के लिए रेडी रहता है, कोई कंज्यूमर डायरेक्ट उसे यूज कर सकता है और डायरेक्ट ये कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देता है, संतुष्टि देता है। वही क्या होता है? फाइनल गुड। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है इसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ये डायरेक्ट कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। मान लीजिए बिस्किट बना रहे हैं आप, बिस्किट के अंदर आपका मैदा हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या हो गया? फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। और बिस्किट बन के आया, क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन इसको घुमाने का तरीका क्या है एग्जामिनर का, आपसे पूछ देगा कि कभी कभी इंटरमीडिएट गुड्स ही किसी के लिए फाइनल गुड्स होता है ना। इसको जस्टिफाई करो या इस कथन को आप समझाएं, स्टेटमेंट को समझाएं। ये भी बोल सकता है कि किसी किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स ही फाइनल गुड्स होता है। तो सच है, सही है, ट्रू है स्टेटमेंट। कैसे बताते हैं आपको। मान लीजिए मैं मेरे लिए आटा और चीनी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट है या फाइनल है? फाइनल है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं उस आटे चीनी से कुछ और प्रोडक्शन नहीं करूंगा। लेकिन एक प्रोड्यूसर है बिस्किट वाला, है ना, उसके लिए आटा और चीनी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट, राइट। मेरे लिए फाइनल गुड्स क्योंकि मैं उसको प्रोडक्शन में यूज नहीं लूंगा। तो ऐसा स्टेटमेंट भी आ सकता है आपका। अच्छा एक चीज और आ सकता है, जो नेशनल इनकम होता है उसमें इन दोनों में से किसको इंक्लूड करते हैं? फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं या इंटरमीडिएट को? तो फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। अगर मान लीजिए नेशनल इनकम के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर लिया तो बताइए यहाँ क्या प्रॉब्लम हो जाती है? बताइए, इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग, है ना, कि भाई आपने इसे भी यूज कर लिया, आपने इसे भी यूज कर लिया। बल्कि फाइनल गुड्स के अंदर ही आपका क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स
होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। आपको क्या बताना है, कंज्यूमर गुड्स के टाइप बताने। अब आपको पता होना चाहिए भाई, हिंदी में बोलते हैं उपभोग वस्तु। ठीक है भाई, कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं? तो कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, हिंट में दे रखा है मैंने आंसर, ये होता है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विस। देखिए, अब जो ड्यूरेबल गुड्स होता है क्या होता है, जिसको हिंदी में मेरे ख्याल से बोलते हैं टिकाऊ वस्तु, है ना, ऐसे बोलते हैं टिकाऊ वस्तु, ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, देखो ड्यूरेबल गुड्स पहले होता क्या, पहले बताएं आपके, जो टिक जाता है ना। एग्जाम्पल आपको पूछ देगा पेपर में, मान लीजिए मशीनरी वगैरह, वेरी गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सा हो जाएगा आपका, कुछ समय के लिए, 1 साल। हाँ, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे मिल्क, अगर आप मिल्क लेते हैं तो तुरंत भाई आज ही 1 से 2 दिन का उसका टाइम पीरियड होता है, एक्सपायर हो जाता है। नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विस में आ जाएगा, जो भी आपके सर्विस वगैरह होते हैं। ठीक है, आगे देखें, एक्सप्लेन स्टॉक एंड फ्लो। आप स्टॉक और फ्लो को एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल। तो बहुत इजी है। स्टॉक जो होता है वो क्या होता है भाई, जब एट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि 31 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसा होता है ना, अकाउंट से पढ़ते होंगे ये चीज। और जो फ्लो होता है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि। ठीक है जी, फ्लो होता है एक समय अवधि, समय का। ठीक, आगे देखिए, हाँ एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए अगर बोलेगा तो आपको पूरा एग्जाम्पल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर मैं बता दूं तो आपको बहुत 2 से 3 चीजों को ध्यान रखना है। पहले चीज क्या है, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। दूसरा क्या है, ग्राफ अगर क्वेश्चन में बनना, मतलब कि पढ़ाया होगा टीचर ने आपको, तो अगर ग्राफ बनता है उस क्वेश्चन में तो आपको ग्राफ भी बनाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। से बता रहा हूं, ग्राफ को किससे बनाना है, पेंसिल से। तो जिस क्वेश्चन में ग्राफ बने तो बना दीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, व्हाट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, कि भाई आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो अब इसको कैसे करना है भाई, इसमें आप जैसे कि आपको एक चार्ट बना सकते हो, एक साइकिल बना के समझा सकते हो, है ना, साइकिल बना के समझा तो नहीं समझा सकते हो। अब देखो मनी फ्लो पहले समझो, फिर रियल फ्लो समझेंगे। मनी फ्लो क्या, नाम से समझ में आ रहा है, इसके अंदर क्या होगा, मनी का आदान प्रदान होगा। इसके अंदर जैसे कि आप बना दोगे क्या, हाउस होल्ड बना दोगे, और ये क्या बन जाओगे, फर्म बना दोगे, है ना। हाउस होल्ड है, फर्म है। ठीक, अब मनी का फ्लो है, तो फर्म को भी प्रोडक्शन करेगी, वो क्या होगा, इसके पास आएगा, ये खरीदेगा, उसके बदले क्या कर देगा, ये पेमेंट कर देगा। क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, है ना। ये इसको पेमेंट कर रहा है यही, और ये बना के इसके पास आ रहा है। तो इसके अंदर अगर मनी हो, किसके अंदर हो, मनी के टर्म में अगर ये चीजें होती है तो यही होगा मनी फ्लो। अब आता है रियल फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या होगा, यहाँ पे एक हाउस होल्ड है आपका, ये फर्म है आपका। ठीक, अब क्या होगा, हाउस होल्ड इसको क्या देगा पता है आपको, लैंड देगा, लैंड हो गया आपका, फिर लेबर देगा, रिसोर्स देगा, और इसके बदले क्या करेगा, ये इन्हें क्या देगा बताओ, जो भी गुड्स वगैरह है वो सब देगा। ठीक है जी, ये चीज देगा। इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा चीजों को, पैसे का कोई लेन देन नहीं है, फैक्टर्स के है। अगर पैसे का लेन देन आ गया तो क्या आ जाएगा, मनी फ्लो। ये डिफरेंट है दोनों। और पेपर में भी अगर आ जाए तो इसी तरह एक चार्ट बनाकर आप समझाएंगे, जितना ज्यादा आप चार्ट समझाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है जी, आगे एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसमें आपको क्या करना है, जो इनकम का फ्लो है, जो इनकम का फ्लो है उसको आपको समझाना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, दिख रहा है भाई सब कुछ, है ना। ठीक है, आगे देखें, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, लाइट वेट सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो देखो, अब बात आती है सर फ्लो इनकम आपको समझाना है, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी एक डायग्राम के थ्रू समझाना है। किसके थ्रू समझाना है, डायग्राम के थ्रू। ठीक, डायग्राम के थ्रू समझाइएगा, क्योंकि इसमें आपके बुक में भी ये डायग्राम के थ्रू है ना, पूरा आपका इनकम फ्लो दिखा रखा है उसमें आपको। ठीक, वो समझा दीजिए। आगे आइए, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम एंड
फैक्टर इनकम। अब देखिए ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया डिफरेंस में, आपको ये पूछ देगा कि भाई नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर आपको कोई केस स्टडी दे देगा, कोई बात नहीं, क्या चीज देखिए केस स्टडी दे देगा कोई चीज, और केस स्टडी से ही पूछ देगा आपको। कम से कम इकोनॉमिक्स के अंदर 3 से 4 आपका केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, और केस स्टडी में लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से केस स्टडी आने की उम्मीद है, ठीक है। पहले यहाँ देखो, तो ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम होता क्या है, देखो जी। ट्रांसफर इनकम में क्या होता है कि किसी ने आपको पैसा दिया, इट इज ए ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, आप खुद की मेहनत से कमा लेते हो। अब नेशनल इनकम के अंदर क्या होगा, जो मेहनत से कमाया वही इंक्लूड होगा, किसी ने गिफ्ट दे दिया क्या इंक्लूड करोगे, नहीं होगा। तो आपका ट्रांसफर इनकम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, एक्सप्लेन जीडीपी एट करंट प्राइस, रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब देखो जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस। पेपर में नॉमिनल रियल ना पूछ के, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है कि नॉमिनल रियल पूछ दिया था, क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन क्या पता इस बार इसका दूसरा नाम भी है, आपके बुक में भी है, वो पूछ दे। दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल का नाम होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल का नाम होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अच्छा, इसमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल का मतलब क्या है कि भाई नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए भी पूछ सकता है, रियल जीडीपी गिवन होगा, या रियल जीडीपी गिवन है तो नॉमिनल जीडीपी पूछ देगा। तो एक ही फॉर्मूला याद करना है आपको, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको प्राइस इंडेक्स ये भी आपको क्या होगा, गिवन होगा, रियल जीडीपी आपको क्या होगा, गिवन होगा, है ना, और 100 तो होता ही है फॉर्मूला, ठीक, बस नॉमिनल जीडीपी। अच्छा अब देखो यहां से अगर मेरे से पूछ दे कि रियल जीडीपी बताओ क्या होगा, रियल जीडीपी, तो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। अब रियल जीडीपी अगर पूछ देगा, इसी फॉर्मूले क्या कर देंगे, ड्राइव कर देंगे। इसी फॉर्मूले ड्राइव करने का मतलब क्या है, यहां देखें, अगर मेरे से नॉमिनल जीडीपी नहीं निकलवा रहा, आप निकलवा रियल जीडीपी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सुनो, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी यहीं रह जाएगा, ठीक है, और ये पूरा उठ के इक्वल टू के इधर आ जाएगा, बस। तो उसमें क्या होगा, जो आपका नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी 100 इधर क्या है, नीचे डिवाइड में है, ऊपर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आके, और प्राइस इंडेक्स कहां जाएगा, नीचे, प्राइस इंडेक्स नीचे आ जाएगा। तो ये रियल जीडीपी निकालने का आपका पूरा कंसेप्ट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मतलब फॉर्मूला आपको एक ही करना है, ठीक है, 2 नंबर का आ सकता है ज्यादा ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, एक्सप्लेन 3 मेथड ऑफ कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब मेन चीज बच्चों को यही दिक्कत आती है भाई, नेशनल इनकम में ही दिक्कत आती है। कहाँ दिक्कत आती है, नंबर 1 फॉर्मूला, फॉर्मूला याद नहीं होता। नंबर 2 कि सर पेपर में नेशनल इनकम निकालने के लिए दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया है कौन से मेथड से, तो सर कौन सा मेथड लगाए, ये कंफ्यूजन होता है। ये दोनों ही आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। अब देखो इसके लिए सबसे पहले क्या देखना है, हमें फ्लो चार्ट देखना है, सिर्फ फ्लो चार्ट देख लेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ, फ्लो चार्ट जो आज मैं समझा रहा हूँ, आज के बाद आपको नेशनल इनकम के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही बेसिक चीज से समझाएंगे आपको, ठीक है, बहुत बेसिक चीज से। थोड़ा सा ब्लर भी आ रहा होगा, यहाँ देखो, चलो देखो देखो, सबसे पहले आपके पता होना चाहिए कितने मेथड होते हैं भाई साहब, 3 मेथड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड होते हैं, ठीक। आई सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि कितनी वैल्यू किसी गुड्स में ऐड हुआ, नंबर 1 पॉइंट, तो उसे वैल्यू एडेड कहते हैं। अगर हम नेशनल इनकम इनकम मेथड निकालते हैं तो सारे इनकम के थ्रू निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर इनकम मेथड निकाल, सॉरी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, एक्सपेंडिचर से किसी का इनकम कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो देखो बहुत तरीके होते हैं, जितना आपका इनकम है वही तो आप खर्च करोगे, इनकम से फालतू तो खर्च करोगे नहीं। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी किसी का इनकम निकाल सकते हैं। 3 मेथड है, पहले एक को समझते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। इसके अंदर क्या है,
वैल्यू एडेड में आपके 3 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों सेक्टर की जो जीवीए है उनको मार्केट प्राइस पर गिवन होगा को आपके क्वेश्चन में। तीनों सेक्टर के जीवीए को कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। जैसे ही प्लस करेंगे आपका क्या निकल कर आ जाएगा? तो जीडीपी आ जाएगा। क्या जाएगा आपका? जीडीपी। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है। जीडीपी एट एमपी निकल कर आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। अब आपको जीडीपी एट एमपी से कहां जाना है आपको? तो एनएनपी एट एफसी पे जाना है। कहां जाना है आपको? एनएनपी एट एफसी पे जाना है। बस अब सुनो कहानी कि जैसे ही आप तीनों सेक्टर के जीबीए को प्लस करते हैं तो जीडीपी एट एमपी आ जाता है। आपको नेशनल इनकम निकालना है और हमेशा नेशनल इनकम जो निकलता है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है। कब निकलता है भाई? फैक्टर कॉस्ट। अब एक एक करके समझा देता हूं। मुझे जी से जाना है किस पे? नेट पे। तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे भाई साहब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे बस। उसके बाद जी से जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करा तो आपका निकल कर आ जाएगा एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी। अब डोमेस्टिक से किस पे जाना है आपको? नेशनल पे। तो एनएफआई क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एनएफआई क्या कर देंगे? प्लस। मार्केट प्राइस से आपको किस पे जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस समझिएगा, जो मार्केट प्राइस जो होगा ना उसके अंदर क्या मार्केट प्राइस होता क्या है? पहली बात, जो भी आपकी कॉस्ट है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के अंदर क्या होता है कि टैक्स क्या होता है? इंक्लूड होता है। टैक्स क्या होता है? इंक्लूड। भाई फैक्टर कॉस्ट भी होता है, टैक्स इंक्लूड कर दीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब क्या होता है कि अगर मुझे मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट में, तो मार्केट प्राइस के अंदर जो भी टैक्स वगैरह है वो सब क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। सब्सिडी हो गया, टैक्स हो गया, है ना, ये सब हटा देंगे। तो एमपी से मार्केट प्राइस पर एफसी पे जाना हो तो माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। क्या माइनस कर देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अभी देखो आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूंगा मैं आपको। एक मिनट, हाँ देखो, मान लो आपने सबकी जीबीए एट एमपी, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो सेकेंडरी की हो, चाहे वो टर्शियरी की हो, तीनों जैसे ही प्लस कर लेंगे आप तो आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बताओ? जीडीपी एट एमपी, राइट। अब यहां से हम चलते हैं सीधे, हमें नेशनल इनकम निकालना है और नेशनल इनकम जो निकलता है वो किस पे निकलता है? एनएनपी एट एफसी। बस इतना आप लिखो पहले। अब आप धीरे धीरे हर चीज सीख जाओगे। सबसे पहले जी से नेट पे जाना है, जी से नेट पे जाना है तो इसमें से क्या माइनस कर दोगे आप? डेप्रिसिएशन। जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो जो निकल के आएगा वो एन डी पी एट एम पी, ये आपका निकल के आएगा। अब क्या बचा है? डोमेस्टिक से किस पे जाना है? नेशनल पे। तो क्या प्लस कर देंगे? एनएफआई, ठीक है जी। एनएफआई जैसे प्लस करेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा? एनएनपी एट एमपी पे ही रहोगे अभी भी। अब आपको एमपी से किस पे जाना है? एफसी पे। तो माइनस क्या कर देंगे? एनआईपी, और जो निकल कर आएगा वो एनपी, ठीक है जी। देखो तीनों ही फॉर्मूले में आपको यहां से यहां तक सब क्या है? सेम है, सब सेम है। बस आपको जीडीपी एट एमपी जो निकालोगे ना वही अलग अलग तरीके से निकालोगे, और जीडीपी एट एमपी जैसे निकल गया तो एनएनपी एट एफसी का फॉर्मूला तीनों में सेम ही है। अब बात आती है कि सर अगर मुझे एनआईटी ना दिया हो, क्या नहीं दिया हो? एनआईटी ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे बताओ? एनआईटी कैसे निकालेंगे? तो जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? सब्सिडी। सब्सिडी में से नहीं माइनस करते, जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से क्या माइनस कर देंगे? सब्सिडी माइनस कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। सर अगर हमें एनएफआई ना दिया हो क्वेश्चन में डायरेक्ट तो क्या करेंगे? तो फ्रॉम माइनस टू करेंगे। फ्रॉम माइनस टू कि एब्रॉड से कितना पैसा आया आपके पास और एब्रॉड को आपने कितना भेजा, क्या निकल कर जाएगा? एनएफआई। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है चीजें? चलो अब आइए दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड अगर हम इनकम मेथड से निकालते हैं, किससे निकालते हैं हम? इनकम मेथड से। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम,
इन सभी को कर देंगे प्लस कर देंगे, सभी को कर देंगे प्लस, और प्लस करने के बाद जो निकल के आएगा वो डायरेक्ट निकल के आएगा एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। ध्यान रखिएगा कि एक इनकम मेथड ही एक ऐसा है जिसमें जीडीपी एट एमपी नहीं आता, जीडीपी एट एमपी नहीं आता, डायरेक्ट जो आता है वो क्या आता है, एनडीपी एट एफसी आता है। क्वेश्चन पेपर में ना एक बार पूछा भी था कि भाई ऐसा कौन सा मेथड है तीनों में से जिसमें कि आपका जीडीपी एट एमपी नहीं आता, तो कौन सा मेथड है वो, इनकम मेथड। ठीक है जी, डायरेक्ट आपका एनडीपी एट एफसी पाएगा, और आपको डोमेस्टिक से सिर्फ नेशनल पे जाना है, प्लस एनएफआई कर देंगे, खत्म। अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, ये सभी को प्लस करेंगे। आप प्लस करने के बाद डायरेक्ट कैंसिल कर जाएगा आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, और जीडीपी एट एमपी पे आपको कहां जाना है, एनएनपी एट एफसी, वो आपको आता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में किस किस को प्लस करते हैं भाई साहब, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हो, तो नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है जी, ओके। ये तीनों ही फ्लो चार्ट है। अब इन तीनों फ्लो चार्ट पे अगर मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक है अगला, अरे एक क्वेश्चन और होगा ना इसमें, हाँ ये है, चलो रुको, पहले देखो क्या प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आपको तीनों मेथड में कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी, सावधानियां, पेपर में आ सकता है कि तीनों मेथड को आप जब आप तीनों मेथड से निकालते हैं, मान लीजिए आपने इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकला, हेलो सर, इनकम मेथड से आपने निकाला, तो इनकम मेथड जब आप करते हैं यूज, तो कौन कौन सी चीजों को आपको प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी, सावधानियां कौन कौन चीजों को रखनी पड़ेगी, वैल्यू एडेड मेथड में कौन कौन सी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, इनकम मेथड में कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी, ये तीनों मेथड के प्रिकॉशंस आपको याद कर लेने, ठीक है, ये तीनों मेथड के प्रिकॉशंस को आपको याद कर ले। प्रिकॉशंस मतलब क्या होता है, सावधानियां। जैसे कि मैं बताता हूँ, जब हम इनकम मेथड का कैलकुलेट इनकम मेथड से हम कर रहे हैं नेशनल इनकम, कौन सी चीजों को हमें सावधानी रखना चाहिए, देखिए नंबर वन चीज कि डबल काउंटिंग ना हो, डबल काउंटिंग अवॉइड करना चाहिए उसे, है ना। जैसे कि आपको सिर्फ फाइनल गुड्स के पैसे को ही, फाइनल गुड्स की जो भी वैल्यू है उसी को आप इंक्लूड कर लीजिए, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड मत कीजिए। तो इसी चीजों को बोलते हैं प्रिकॉशंस रखना। तीनों मेथड में अलग अलग प्रिकॉशंस है, वो आपको याद कर लेना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बाय इनकम मेथड, मतलब एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको दोनों ही मेथड से आपको निकालना है। अब देखो पेपर में तो आपको मान लो मेथड नहीं दिया, तो आप कौन से मेथड से निकालोगे, यही मैंने पहले ही बताया था, प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो सुनो मेरी बात, जब अभी तो मेथड दे दिया तो कर लेंगे उसी मेथड से। जब मेथड के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है तो पहले क्या देखना है कि कौन सा डाटा किस फॉर्मूले में कनेक्ट कर रहा है ज्यादा, है ना, उस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। अगर मान लीजिए मुझे कोई इनकम मेथड एक्सपेंडिचर नहीं बता रहा, सीधे बोला भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए आप, तो आप देखिए आपके पास क्या है, गवर्नमेंट का फाइल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, चेंज इन स्टॉक भी आपके पास, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल भी आपके पास, एक्सपोर्ट भी है, प्राइवेट फाइनेंस भी है और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी है। अभी बताया था एक्सपेंडिचर मेथड में, तो आप दिख रहे हैं कि ज्यादा एक्सपेंडिचर मेथड तो है ही है, तो एक्सपेंडिचर मेथड तो यूज होगा ही होगा। और आप देख सकते हैं और क्या यूज होगा, इनकम मेथड के लिए आपका इसमें, और यहां तक क्वेश्चन है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है आपके पास, कॉर्पोरेट टैक्स है, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉय भी आपके पास है ना, तो यहां से इनकम मेथड भी यूज हो सकता है। तो अब आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और आंसर बताना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूरा मेथड कौन कौन से, दो मेथड, इनकम मेथड से करना है और एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, ठीक है। एक चीज बता दूं आपको, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हाँ, तो यहां दिया हुआ मेरे ख्याल से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। क्या होता है इसका मतलब, डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्लियर है। ये देखो, ये पूरा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना, ये पूरा VS2 ऐप पे अवेलेबल है। VS2 ऐप में जाएंगे आप, फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहां से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स फोल्डर का नाम ही है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक, आगे देखिए, अब आपका आता है ये क्वेश्चन, यहां देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आने की उम्मीद है, पढ़े क्वेश्चन। इंडिया जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.5% इन 2019 और 20। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बोला था इकोनॉमिक्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, पूछते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्ट पूछते हैं, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको हॉट्स या केस स्टडीज है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको अपनी बुक के सिलेबस पता होना चाहिए, कौन कौन सी टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या क्या है। जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कितना मर्जी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, नहीं पता नहीं। तो इसीलिए मैं दोनों चीज कर रहा हूँ। इसमें आप देखो ये क्वेश्चन जो है ना, पेपर का फॉर्मेट है, समझो ऐसे ही आता है। क्या बोला है, इंडिया जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.5% इन 2019-20। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो इंडिया में जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो कितना एक्सपेक्टेड हुई है, 7.5% 19-20 में, वही वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब यहाँ आया, डज द गिवन द स्टेटमेंट मीन दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द सेम रेट, कमेंट विद द आंसर। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बताइए इसमें गिवन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका मीन ये है कि जो वेलफेयर द पीपल ऑफ द इंडिया इंक्रीज एट द सेम रेट, तो सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या जीडीपी बढ़ने से किसी की, इंडिया की अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब क्या होता है, उसका वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, ये बताना है। देखो आप बताओ, आपके घर की जीडीपी या आपके घर की इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो इसका मतलब आपका वेलफेयर भी क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, मेन चीज ये आती है। तो इसमें आपको जीडीपी वेलफेयर पढ़ाया था मैंने कि जीडीपी की जो भी इंपोर्टेंस है ना, वेलफेयर मेरिट बोल सकते हैं, उस पूरे को लिख दीजिए। किसी भी देश का अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, सर्विस अच्छा हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है ना, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी है। तो ये ज्यादा 4 से 5 नंबर में जरूर पूछता है इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आए। नेक्स्ट देखो आपका यूनिट 2 इसके अंदर मनी एंड बैंकिंग। यहां से आपको 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा मनी एंड बैंकिंग से। अब कौन कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। पहले व्हाट इज द मनी, मनी क्या है, मुद्रा क्या है, क्या नाम है आपका, सानिया, मुद्रा, मनी क्या है ना। तो जैसे कि सानिया कह रही है कि सर मनी जो होता है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ऐसा बच्ची का कहना है, सही बात है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप बताना चाह रहे हो, आपका नाम क्या नाम है, रेहान अंसारी, भाई बताओ बताओ बताओ। हाँ अच्छा, तो देखो तो मनी का आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, माध्यम है, ठीक है जी, ओके, जो सानिया कह रही थी। अब आता है कि बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय, ये बताना है। हेलो, वस्तु विनिमय ये बताना है आपको, वस्तु विनिमय क्या होता है। तो पहले था ये कि भाई एक वस्तु लीजिए, उसके बदले जो आपको नीड है वो वस्तु आप ले लीजिए, ये था, ये समझाना है। फिर आ गया एक्सप्लेन ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, कि बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक कैसे हुआ, ड्रॉबैक कैसे हुआ। तो बार्टर सिस्टम जो था, ड्रॉबैक का मतलब हो जाएगा आपका कि बार्टर सिस्टम खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना, धीरे धीरे उसका ग्राफ गिरना, कम हो जाना या कमी आना, ड्रॉबैक कमी आना। तो ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम का कैसे हुआ, हाँ दोहरी से आपका सहयोग था कि जो आपको डबल कॉर्नर जो आपको चाहिए वो चीजें उसको भी चाहिए, तो हम दोनों एक दूसरे का सामान एक्सचेंज नहीं कर सकते। दूसरा, फ्यूचर पेमेंट इसमें नहीं हो पा रहा था, है ना। तीसरा, आपका स्टोरेज नहीं था, स्टोर सेविंग करना वो नहीं था। फिर आपका चौथा हो सकता है यूनिट मेजरमेंट, यूनिट वो चीज नहीं था। आज के डेट में क्या है कि भाई ये मार्कर आपका $2 का है तो यूनिट है ना $2, पहले नहीं था। पहले क्या था कि अगर मुझे ये चाहिए, दूसरे वाले को मेरे से कुछ और चाहिए, तो हम एक्सचेंज कर लेते थे, उसमें पैसे का कोई वैल्यू यूनिट था ही नहीं, तो हाँ वस्तु था। तो इस सब चक्कर में ड्रॉबैक हुआ। ठीक, आज के डेट में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चीजें आपको दे दे, या आप ही नहीं है किसी को एक्स्ट्रा दे दे। अगर आप बोलेंगे कि सर मेरा $2 का सामान है
मेरा 2 रुपए का सामान है तो मैं आपसे 2 रुपए ही लूंगा। आप भी कहोगे भाई साहब 2 का सामान है 2 रुपए ही दूंगा। इतने अच्छे आप भी नहीं हो, पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे थे कि भाई वो सब तो बार्टर सिस्टम के जब जमाना था उस वक्त क्या था भाई, ये आप लो वो मुझे दे दो, है ना। आज आप देखो, सही कह रहा है ऋषभ, चावल बदले गेहूं। आज आप देख लो चावल और गेहूं का रेट का फर्क है ना, रेट का फर्क है या नहीं फर्क है। तो आज के रेट में आप सब थोड़े दे दोगे कि तू चावल दे मैं तुझे गेहूं दे दूं, है भाई रेहान, होगा नहीं होगा ना ऐसा भाई। चलो तो लिख देना इसमें, आगे देखो। वो उससे मैंने पूछा था मनी क्या होता है, वो मनी के फॉर्म्स बहुत सारे बताने लग गया। बच्चा पढ़ता है ना, ये जो बालक पढ़ते हैं वो सही रहते हैं। एक्सप्लेन फॉर्म ऑफ मनी, अब आ गया इसका क्वेश्चन। हाँ टाइप बना लोगे, बता दोगे, हाला साग मुद्रा, फिर मनी, हाँ बिल्कुल सही, ये कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखें, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मनी, है ना, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन M1, ये है इंपॉर्टेंट भाई। पहले मनी के फंक्शन क्या क्या है, मनी के फंक्शन क्या कार्य बताने वो आप बता दोगे। इसमें एक एक्सप्लेन है M1, क्या है एक्सप्लेन M1। देखो M2 भी है, M3 भी है और M4 भी है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको करना नहीं है, करना नहीं, ठीक है। तो M1 जो होता है करेंसी प्लस ओडी, है ना, प्लस एडी पब्लिक डिपॉजिट, ये भी आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन एक पूछ देगा कि जो ओडी होता है अदर डिपॉजिट, क्या होता है भाई, ओडी अदर डिपॉजिट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, कि जो आरबीआई के पास पैसा पीपल के द्वारा जमा है वो आ जाएगा, गवर्नमेंट का नहीं आएगा, गवर्नमेंट का कोई चीज है M1 में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है जी, इसलिए M1 पढ़ के जाइएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये मतलब हर 2 साल पे 1 साल पे रिपीट क्वेश्चन हो जाता है बोर्ड में, तो मेरे ख्याल से आपके प्री बोर्ड में आया था क्या, है ना, तो कर लीजिएगा ये। अच्छा बताओ पहले सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, और एक होता है आपका कॉमर्शियल बैंक, क्या होता है भाई साहब, एक कॉमर्शियल बैंक होता है। मुझे बताओ कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या है, बताओ। कमर्शियल को कहते हैं वाणिज्य बैंक, जो HDFC SBI ये सब, है ना। और बिल्कुल, देखो सेंट्रल बैंक जो होगा नोट इशू करती है, और कॉमर्स, हाँ यही मैं पूछने वाला था, 1 रुपए का नोट और क्वाइन ये इशू नहीं करती, कौन कौन इशू करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्तीय मंत्रालय। आगे आइए, जो कॉमर्शियल बैंक है उसमें कंज्यूमर डायरेक्ट जा सकता है, अपना अकाउंट खुलवा सकता है, सेंट्रल बैंक पे ऐसा। अच्छा बताइए आरबीआई का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई का सेंट्रल बैंक कौन है बताओ। हाँ आरबीआई, सॉरी मैं पूछ रहा था अपने देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, आंसर बता दिया मैंने। चलिए तो मैंने आंसर ही बता दिया, बताओ फंक्शन लिख लोगे सेंट्रल बैंक का, ठीक है, ये जरूर कर लीजिए। और सुनिए जो लिखने का तरीका होता है, अगर कुछ भी आपके आता है तो बहुत अच्छा, देखिए कभी भी आपको कोई भी आंसर लिखना है, आंसर का भी क्या होता है, एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, तभी नंबर मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि भाई फंक्शन बताओ, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, आप लिखोगे सबसे पहले भाई फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक पूरा लिखना है, फिर उसका हेडिंग बना के, पहला आता है भाई इशू नोट, है ना, इशू ऑफ नोट्स आ गया आपका, है ना, और इसको थोड़ा सा एक लाइन से हाईलाइट कर देना है, डबल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और फिर आपको क्या करना है, पूरा इसको 2-3 लाइन में लिख देना, फिर आपका दूसरा हेडिंग बना के, मतलब ज्यादातर यूज ऐसे करना है। और सुनो मेरी बात, कभी भी आप 2 पेन का तो यूज मत करो, पेपर में 2 पेन का यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एक ब्लैक और एक ब्लू यूज कर लीजिए, बस स्पीड अगर अच्छी है। को क्या होता है कि हेडिंग बनाएंगे ब्लैक से, फिर उसे रखेंगे, फिर ब्लू उठाएंगे, थोड़ा सा वो टाइम मैनेजमेंट ना, माइक्रो सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के तौर पे देखा जाए तो, एक सेकंड की वैल्यू होती है, माइक्रो सेकंड की वैल्यू हो जाती है,
तो आप अगर स्पीड चाहिए 2 पेन ले जाइए, नहीं तो मैं तो करता क्या था, एक ही पेन ले जाता था। बस यही था कि मुझे एक हेडिंग को दिखाना था, तो उसके लिए क्या करते थे, हेडिंग को हाईलाइट कर देते थे। हाईलाइट का मतलब क्या, 2 लाइन खींच दो, 2 लाइन खींच दो, वो अपने आप ही हाईलाइट हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे हमने ये काटा, ओ सॉरी, जब हम कोई कटिंग करते हैं ना पेपर में, तो कटिंग करने का भी तरीका होता है। जैसे मैंने कोई लिखा, मैंने ऐसे लिखा, ऐसे मुझे इशू लिखना था, स्पेलिंग गलत हो गया। अब आप बच्चे क्या करते हो, ऐसे, ये ऐसे, है ना, ऐसे नहीं करना, सिंपल सा क्या करना अपने को, अगर मुझे ये इशू गलत लिखा हुआ है तो सीधे 2 लाइन काट दो, हो गया। ये दिखने में भी अच्छा लगता है ना। और पूरा इतना हाईलाइट कर देते हो आप कि वो लगता है कि भाई पूरा गलती है, वो चीजें नहीं करनी, ठीक है। आइए, एक्सप्लेन कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, कि भाई जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। कैसे करेगा, कैसे करेगा? तो 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से, क्वांटिटिव एंड क्वालिटी। तो पहले आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, पहले आप पहले लिखोगे देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 फॉर्म्स, ऐसे लिख के क्वांटिटी, और दूसरा क्या जाएगा, क्वालिटी। फिर क्वांटिटी हेडिंग बनाओगे, क्वांटिटी के नीचे सब हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। रेपो रेट वगैरह सब उसी के अंदर तो आता है, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये सब है ना, दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, एलआरआर, सीआरआर, है ना। और जो क्वालिटी होगा, क्वालिटी के अंदर भी आता है, जैसे कि मार्जिन आ जाता है क्वालिटी के अंदर, आपका मार्जिन पता है ना, ये सब चीजें। हाँ, ये ओपन मार्केट ये सब आ जाएगा, ठीक, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, अभी हमने डिस्कस कराई था जब हमने क्वेश्चन करा था फंक्शन वाला, तो उसमें हमने सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक दोनों का डिफरेंस भी कर लिया था। अगर डिफरेंस अच्छे कर लोगे कि सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक जो आपके आसपास दिखता है। अच्छा ये बताइए, एचडीएफसी कॉमर्शियल बैंक है या नहीं है? एचडीएफसी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अच्छा, बैंक का अर्थ क्या होता है, क्या ये जो है मुथूट फाइनेंस बैंक है? नहीं है बैंक, क्यों नहीं है बैंक, बताएं। जो पब्लिक को लोन देता भी है, पब्लिक से पैसे भी लेगा, पब्लिक को अकाउंट भी खुलवा सकता है, सेविंग अकाउंट खोला सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, तो बैंक है। लेकिन जो मुथूट फाइनेंस है वो सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड करता है, आप वहां पे सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ठीक है, तो इसलिए वो बैंक नहीं होता। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए। व्हाट, यहां देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर इन डिटरमाइन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, एक्सप्लेन विद द न्यूमेरिकल एग्जांपल। आपको बताना है कि भाई एक तो बताइए व्हाट इज द क्रेडिट मल्टीप्लायर इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है पहले तो बताओ, ये साथ में, है ना। तो के आप निकालते थे, के इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में एमपीएस भी होता है, 1 अपॉन में वन माइनस एमपीसी भी होता है, ठीक है। उसी को आपको पूरा बताना है और एक एग्जांपल देके बताना है कैसे पैसे को क्रिएशन बैंकिंग में इसको करते हैं, ठीक। जैसे कि आपको के लैट कर लीजिएगा, एमपीसी लैट कर लीजिएगा, लैट करके करना होगा, ये आपका पूरा पूरा बुक के अंदर ही पड़ा हुआ है। अब आता है यूनिट थर्ड, जिसके अंदर आपको डिटरमाइन करता है इनकम ऑन एंड एम्प्लॉयर। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आएगा आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स, इस यूनिट में पहले न्यूमेरिकल दे दिया मैंने, वाई दे रखा है इनकम, सी दे रखा है आपको, क्या निकालना है आपको, एमपीएस और एपीएस। अच्छा ये बताओ एमपीएस का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एक बच्चा कह रहा है 1 माइनस एमपीसी, कह रहा है 1 माइनस एमपीसी कर दो एमपीएस आ जाएगा, लेकिन आपके पास क्या गिवन है, वाई गिवन है, सी गिवन है, वाई और सी गिवन है, तो फॉर्मूला बताओ। देखो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, है ना। अब क्या आपके पास वाई गिवन है, गिवन है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, क्या होता है डेल्टा का मतलब, डिफरेंस। सर एस गिवन है, नहीं गिवन है, तो पहले क्या निकाल लोगे आप, एस निकाल लोगे। अच्छा बताओ एस कैसे निकलता है, एस का मतलब सेविंग होता है, सेविंग कैसे निकलता है, इनकम में से क्या कर देंगे माइनस आप, कंजम्पशन, भाई तो सेविंग का फॉर्मूला बन गया y माइनस सी, 0 में से 15 जाएगा माइनस 15, 50 में से 50 गया 0, 100 में से 50 गया 15, 150 में से 120 गया
30। अब आपके पास y है, c है और s है, आराम से आप एमपीएस निकाल लेंगे। फॉर्मूला बताइए, बताइए एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रोसिटी सेविंग। एपीएस जो होता है एवरेज होता है, और यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा? एस, तो एस अपॉन में क्या लगा देंगे? वाई, बस। यहाँ पे क्या है? एम, एम का मतलब क्या होता है? मार्जिनल, मतलब डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूले में डेल्टा लगा दीजिए, देख रहे हैं ना, डेल्टा लगाते क्या आ जाएगा? मार्जिनल। डेल्टा हटा दो, एवरेज। क्लियर है? अच्छा मान लो मैं बोलता हूं एक चीज और निकालने के लिए, मुझे एमपीसी निकालना हो, क्या निकालना हो? एमपीसी, तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ? डेल्टा। अगर मुझे एपीसी निकालना हो, डेल्टा हटा दो। भाई याद है बच्चों को, बच्चों को याद है, पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। अच्छा अब इसमें जो क्वेश्चन ना, सुनिए, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है आपको इसमें। वो क्या प्रैक्टिस करनी है? देखो, मिसिंग वैल्यू। कौन सी वाली? पता है ना मिसिंग वैल्यू में, कि मान लो इसमें इसकी वैल्यू दे दी, यहां नहीं दिया, ये 10 दे रखा है, ये दे रखा है ना, ये वाले भी आपको। इसमें कंफ्यूजन कैसे होगी? मान लीजिए अगर आपको पता है फॉर्मूला कि भाई मुझे एमपीएस एपीएस सबका फॉर्मूला पता है, तो मैं कर लूंगा। तो इसमें आपको मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन जब कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता है, और जब आपको फॉर्मूला पता है तभी तो आप इसका जवाब दे रहे हो, है ना? तो वो भी कर लीजिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। आगे देखें क्या है क्वेश्चन, देखें। विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन दे रखा है एस इक्वल टू -20। अच्छा चीज बताइए, सेविंग नेगेटिव होता है? बिल्कुल होता है, अभी देखा है आपने, सेविंग नेगेटिव है ना भाई साहब? ये कंजम्पशन नेगेटिव क्यों नहीं है? इनकम नेगेटिव क्यों नहीं है? बताओ। क्वेश्चन आ जाए कि सेविंग आपका नेगेटिव हो सकता है क्या? सेविंग आपका जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना? आपसे पूछ दे क्या कभी कंजम्पशन जीरो हो सकता है? कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? हैं? कभी नहीं। मान लीजिए आप ना कमाए तो पेट तो भरना है ना? उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, खाना तो खाओगे ना, है? चाहे आप कमाओ ना, आप उधार तो ले लोगे, उधार लेके आप खा लोगे, खाया ना बोलो। जब उधार लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सेविंग नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो भाई, विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन आपको यहां से यहां तक आपका पूरा क्या दे रखा है? सेविंग फंक्शन। फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल ऑफ 1000 करो। इनकम का मतलब ये हमें क्या गिवन है बच्चों? वाई की वैल्यू। क्लियर है? अब वाई की वैल्यू क्या कर देनी है आपको? इसमें पुट कर देनी है। जैसे ही पुट कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? सेविंग निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? सेविंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? करो पुट। 1000 को यहां पुट करोगे, 1000 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे 3000, और उसके बाद आपको एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, मतलब 300। तो सेविंग आ गया आपका 280, और इनकम आपको गिवन ही है 1000। क्या निकालना है आपको? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहाँ लिखा है? अच्छा, अब आपको क्या निकालना है बेटा? कंजम्पशन। बताओ कंजम्पशन क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे? कोई दिक्कत है? चल आ गया ये। देखिए भाई साहब क्वेश्चन पढ़ो, इतना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, एक कंजम्पशन फंक्शन सी गिवन है, ड्राइव द सेविंग फंक्शन। क्या ड्राइव करना है यहां से आपको? सेविंग फंक्शन। सेकेंड, डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 5, जो अभी मैं करवाया था, सेविंग निकाल। एंड व्हाट द लेवल ऑफ इनकम, तो वाई अगर आपकी सेविंग क्या हो? जीरो हो, मतलब आपको वाई बताना है अगर आपकी सेविंग जीरो, एस इक्वल टू जीरो।
तो आपको यही से सारा चीज क्या करना है, निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सब। आगे देखिए, क्या एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू 1? वाई? ऐसा क्यों? क्या ऐसे क्वेश्चन दे दे कि क्या ये ट्रू है, पेपर में बोल दे कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ये ट्रू है। वाई? कैसे ट्रू है? हाउ? वाई? ये पूछ दे, हाउ पूछ दे, कुछ ही पूछ दे, तो आपको इसमें एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा। क्या लेके समझाना पड़ेगा? एग्जाम्पल लेके समझाना कि भाई एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू 1 कैसे है। क्या एमपीसी की वैल्यू कभी 1 से बड़ा हो सकता है? क्या एमपीसी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या एमपीसी की वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है? बताओ। तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। तो एक एग्जांपल लेके आपको समझाना पड़ेगा। इसी प्रकार ना एक होता है आपका क्या, वो भी देखो, इसी प्रकार एक एवरेज से होता है। एवरेज का मतलब आपका यह है कि एपीसी और एपीएस, इनका भी सम कितना होता है? 1 ही होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट, वो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज इफ एडी इज लेस देन एएस। मतलब आपका जो एडी है वो लेस देन है किससे? एएस से। सबसे पहले ये एडी और एएस क्या होता है? एडी का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। और एएस का मतलब बताओ? समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपको पता है भाई एडी और एएस, कह रहा है कि अगर एडी लेस देन है एएस से, मतलब यहां पे ये बन गई कंडीशन एडी, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था आपको, बहुत सारे कंडीशन बताया था, लेस देन भी, ग्रेटर देन भी, इक्वल भी, सब। अच्छा मान लो अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा? अगर एडी और एएस इक्वल है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा भाई साहब? इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब कह रहा है कि भाई एडी लेस देन है किससे? एएस। तो क्या है ये बताओ? तो ऐसा कंडीशन में क्या डिमांड क्या हो रही है? कम है सप्लाई से। तो ऐसा कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि अपने डिमांड को बढ़ाना है और सप्लाई को करना है कम कर देना। ठीक है, जब तक करना है जब तक कि दोनों बराबर ना। फिर इसमें एक और एक्सप्लेन करना है, देखो, ऑल्सो एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ एडी एंड एएस। अब एडी का कंपोनेंट्स बताना है आपको और एएस का कंपोनेंट्स बताना है, और उसके साथ आपको क्या बताना है? डायग्राम भी बताना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे? ठीक है। अच्छा एडी का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? सी प्लस आई। अगर इसे ओपन इकोनॉमी कर देते हो जीवी से प्लस हो जाता है। आगे एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी विद ग्राफ। अब यही मैंने बताया था कि आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बताना है। क्या बताना आपको? इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। अच्छा देखो जीडीपी के अंदर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था तुरंत कि जब एडी और एएस, जब एडी और एएस दोनों आपके क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा ग्राफ बना लोगे? ग्राफ अगर मैं देखूं तो देखो ये, अगर मैं एडी, देखो एडी और एएस कहा, मान लो कोई एडी जा रहा है और ये एएस है, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा आपका? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? क्लियर है? व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी, एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। अब यहां देखो क्वेश्चन कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को क्या कहते हैं? साख स्वेजन ऐसे कुछ कहते हैं उसको, निवेश गुणांक, सॉरी निवेश गुणांक, निवेश गुणांक के। अब बताओ मुझे के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पहले बताओ के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? के इक्वल टू 1 अपॉन, और दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका एमपीएस। ठीक है जी, क्लियर है? अब बात आता है कि सर इनका रिलेशन बताओ, एमपीसी के साथ के का रिलेशन क्या है?
एमपीएस के साथ के का रिलेशन क्या है, ये बता। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एमपीसी को मैं बढ़ाता हूं तो क्या के बढ़ता है या घटता है ना। आप देखो, सबसे पहले मैं इसके साथ करता हूं। अगर एमपीसी एमपीएस को बढ़ाता हूं, एमपीएस को बढ़ाऊंगा तो के क्या होता रहेगा, उतना कम होता रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो भाई, कोई दिक्कत थोड़े है, एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो। इसमें बताओ एमपीसी के साथ अगर मैं एमपीसी बढ़ाते रहूंगा तो ऑटोमेटिक ये 1 से नेगेटिव आता रहेगा, और नेगेटिव आता रहेगा तो ये भी क्या होता रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब एमपीएस के साथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स, उल्टा होता है। क्या होता है भाई साहब, उल्टा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो इस हिसाब से भी आपको पेपर में आ जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। इन इकोनॉमी इंक्रीज, इनकम इंक्रीज बाय कितना भाई साहब, ये 10,000 एज द रिजल्ट ऑफ अराइज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय 100। अब क्या बोला इसमें, एक इकोनॉमी के अंदर इनकम इंक्रीज कितना हो रहा है, 10,000। अच्छी चीज बताओ, 10,000 का मतलब इंक्रीज हो रहा है इनकम, तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या दे रखा है, ये डेल्टा वाई। चलो मुझे लग रहा है ये 1000 होगा, एक जीरो फालतू आ। एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय 1000, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास डेल्टा आई दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई मतलब के, और के का फॉर्मूला अभी बढ़ाया था मैंने आपको, एमपीसी एमपीएस के साथ होता है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, नहीं ये मत यूज करो ना, एमपीएस एमपीसी तो है ही नहीं। डेल्टा आई, ये वाला तो फॉर्मूला होता है, पता ना। चलो तो देखो, जब एमपीसी और एमपीएस क्वेश्चन में देखो एमपीसी एमपीएस दिया हो तो ये यूज कर लेंगे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट और इनकम दिया हो तो ये यूज कर लेंगे। तो आपको यहां समझ में आ गया कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। 2 फॉर्मूले तो एमपीसी एमपीएस से हो जाएगा और तीसरा यहां से हो जाएगा, निकल जाएगा। एमपीसी वाला ज्यादा आता है, ये निकल जाएगा। जब आप के निकाल लोगे, आप देखो यहां का बोला, अब बताओ भैया एमपीसी क्या होगा, एमपीसी क्या होगा। आपके पास के निकल के आ गया ना, तो आपको पता है कि के इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। अब के की वैल्यू तो यहीं पुट कर दोगे, एमपीसी अपने आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलो आगे देखो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस, अच्छा बताओ पहले, एक्सेस डिमांड और एक होता है डिफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड किसे कहते हैं, जब आपका एग्रीगेट डिमांड, हिंदी में बोलते हैं अधिक मांग, है ना। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जब एडी जो है वो ग्रेटर देन किससे है, एएस से, क्लियर है। इसका उल्टा कर देते, डिफिसिट डिमांड जब एडी जो है वो लेस देन है किससे, एएस। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन उसी पर है। यहां देखो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस एडी, सॉरी एक्सेस डिमांड, हाउ कैन गवर्नमेंट पेंडिंग पॉलिसी करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। जब एक्सेस डिमांड हो जाए तो बताइए गवर्नमेंट किस टाइप से जो भी पेंडिंग पॉलिसी है उसे राइज करेगी, कैसे करेगी, नीतियां कैसे लागू करेगी पेंडिंग, या फिर और में देखिए, एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ डिफिसिट एडी एंड एक्सेस एडी। डिफिसिट और एक्सेस दोनों की कॉजेस बताने हैं, कारण बताने हैं, किस किस वजह से एडी एक्सेस हो जाता है और किस किस वजह से एडी घट जाता है, डिफिसिट हो जाता है, उनके कारण। या फिर आपको गवर्नमेंट पॉलिसी से पूछ देगा, ठीक है, कि भाई आपका एडी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी पेंडिंग को किस तरह से वो वर्क करेगी, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। आप बताओ, अगर मान लो हमारे यहाँ की डिमांड बढ़ रही है, ट्यूशन की बच्चे आ रहे हैं,
बहुत बच्चे आ रहे हैं, ठीक है जी। पहले साल कम थे, इस साल और ज्यादा, बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं जितना हम सोचा नहीं। तो हमारा जो पॉलिसी जो पेंडिंग होगा उसको हम क्या करेंगे, इशू करेंगे ना, पॉलिसियां लाएंगे। तो जब तक किसी भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेके नहीं आएगी, डिमांड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आ गया डिफरेंस बिटवीन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, या फिर डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिक्सल पॉलिसी, डिफरेंस कर लोगे। अच्छा बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मौद्रिक नीतियां। मौद्रिक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर जो पॉलिसी मनी से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, और ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है पॉलिसी, नॉन मॉनेटरी बोल सकते हैं इसे, जिसमें मनी से कोई संबंधित पॉलिसी नहीं होती। जैसे कि अभी क्या हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, बीजेपी ने बोला हम जीतेंगे तो हम 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। आम आदमी पार्टी बोली हम 2100 देंगे, है ना। अब बात हुई है, जीत गई बीजेपी, नहीं दिए पैसे, पहले बताओ, नहीं दिए, अब बताओ, चलो मिल जाएंगे, क्या पता झूठी पॉलिसी। हाँ आप पूछो, अब ये इसमें बोलो कौन सी पॉलिसी है, मॉनेटरी है पॉलिसी है भाई, कोई से झूठी पॉलिसी है। चलो इंतजार करो, मिल जाए पैसा, खाते में आए, आगे देखिए। हाँ 18 अब तो वो है ना कि उन्हीं को पैसे मिलेंगे, कंडीशन लगा दी बहुत सारी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट, इसके अंदर हम गवर्नमेंट की बजट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। देखिए रेहान, मिस्टर रेहान, देखिए है, देखिए व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट, व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट एंड एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव, एंड एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आपको बताना है कि सरकारी बजट क्या होता है। देखो गवर्नमेंट बजट कि पीछे एक साल, बीते हुए एक साल, क्या बोले बेटा, आता है पीछे, हाँ प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं या लास्ट ईयर लिख सकते हैं, लास्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर में, और फ्यूचर का एक साल, इनमें क्या खर्च करेंगे और जो हुआ साल है उसमें कितना खर्च हुआ है, ये सब एक बजट है। हाँ बजट, जैसे कि आप फरवरी में बजट निकलता है ना, फरवरी रेल बजट आता है। और इसके ऑब्जेक्टिव कि भाई बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ करना, जॉब देना, है ना, किस किस पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब चीज, हाँ ये सब चीजें आपके सीमा, हाँ 2 तरह का होता है बेटा। देखो अब यहां देखो, हाँ जी आप देखो, एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट, कि जो सरकारी घाटाएं होती है उसके मेजर्स कौन कौन से, मेजरमेंट करने, हिंट में कौन कौन से बेटा, रेवेन्यू डिफिसिट, फिक्सल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट, 3 ही डिफिसिट होते हैं। अब देखो तीनों में आपको बता दूं, एक न्यूमेरिकल्स आने की उम्मीद है, इस पे से एक न्यूमेरिकल छोटा सा आने की उम्मीद है पूरी। तो आपके फॉर्मूले तो बुक से पढ़ ही लोगे, बाकी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो रिवेन्यू डिफिसिट होता है, ये क्या होता है कि जो रिवेन्यू से संबंधित रिवेन्यू घाटा हो जाता है वो हो जाता है। फिक्सल डिफिसिट गवर्नमेंट घाटा हो जाता है, राजस्व कोष घाटा कहते हैं हम। और प्राइमरी डिफिसिट इसके अंदर क्या कर देते हैं हम, इन दोनों में से माइनस कर देते हैं, तो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो आपका प्राइमरी डिफिसिट आ जाता है। ये तीनों डिफिसिट है, तीनों डिफिसिट पे एक क्वेश्चन कर लीजिएगा घर पे, है ना। अब आता है यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट, लास्ट यूनिट है ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी बोलते हैं इसको। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां से क्वेश्चन देखिए क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बताओ भाई एक्सचेंज रेट एक 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, फिक्स्ड और क्या होता है फ्लेक्सिबल। फिक्स जो होता है वो चेंज नहीं होता है ना, और फ्लेक्सिबल जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, रेट चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। देखिए एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज के कौन कौन से कंपोनेंट्स है डिमांड। जब हम फॉरेन एक्सचेंज डिमांड होता क्या, पहली बात समझो कि हम जो बाहर की जो मुद्रा होती है उसकी डिमांड ज्यादा है, तो उसकी क्या वजह है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है। मान लो आपने क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट करवा रहे हो ज्यादा, तो आपको क्या करना होगा, पैसे उन्हें देंगे,
भाई एक्सपोर्ट करवाओगे, उनसे माल मंगवाओगे ना, पैसे दोगे ना आप, तो उसमें क्या होगा, आपका डिमांड फॉरेन का बढ़ जाता है ना। तो ये सब चीजें आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट देखें क्या है, व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सप्लेन फंक्शन, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करो। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या लिख दिया ये, करेक्ट मार्केट, नहीं मार्केट, एंड एक होता है फॉरवर्ड मार्केट, है ना। करंट होगा ये, करंट होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो आप देखो, स्पॉट मार्केट होता है, एक फॉरवर्ड मार्केट होता है, इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, स्पॉट मार्केट और कौन सा, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट जो होता है हिंदी में, इसको हिंदी में अगर आप बुक दिखाइए, हिंदी में बता देते हैं आपको। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाएगा। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस आपको पूरा पूरा याद करना होगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। स्पॉट को करंट बोलते हैं बेटा। आप देखो, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पता ही है, जहां पे आपके फॉरेन के पैसे वैसे का लेन देन होता है। सुन लीजिए, फॉरेन के जो भी विदेशी मुद्राएं होती है उनका उनका एक्सचेंज होता है, डॉलर है भाई, $1 हमारे रुपए कितने बराबर है, या यूरोप के यूरो के बराबर कितना है, ये सब चीज आ जाएगा। अब आता है आपका स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में डिफरेंस पूछ देगा। तो जो स्पॉट मार्केट होता है ये करंट होता है, क्या होता है बेटा, ये करंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, चालू लेन देन खाते को रिकॉर्ड करता है। और जो फॉरवर्ड मार्केट होता है, फॉरवर्ड मतलब क्या हो जाता है कि नेक्स्ट, मतलब कि फ्यूचर, है ना। इसमें जो भी भविष्य में होने वाले मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जो भी फ्यूचर में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, फॉरवर्ड मार्केट। और स्पॉट में क्या हो जाएगा, करंट में, करंट में चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। अब आपको बताना है कि जो बीओपी अकाउंट है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से हैं, ठीक है भाई साहब। अब देखो, जो बीओपी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कौन कौन से होते हैं भाई साहब, कि आपको करंट अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया आपका, फिर कौन सा होता है इसमें, कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या होता है, ऑफिस रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। 3 तरह का, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं इसको सरकारी कोष खाता। भाई ये चालू खाता हो गया, चालू, और ये पूंजी खाता, और ये कौन सी खाता, ये सरकारी खाता मान लीजिए, सरकारी खाता, सरकारी कोष खाता, जिसमें सरकार के फंड इकट्ठा होता है, सरकार का फंड इकट्ठा होता है। क्लियर है। अब देखो, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और गवर्नमेंट अकाउंट, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्या क्या होता है। देखो, करंट अकाउंट जो होगा जिसके अंदर सिर्फ आप जो विदेश से, फॉरेन से जो भी पैसा का लेन देन होता है करंट में, वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर दोगे। इसमें जो भी होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता है, फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाते हो, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो, उनका इंक्लूड इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर आपका किसी प्रकार का फिजिकली चीजें, जैसे कि आप सर्विस देते हो, सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो वो इनविजिबल है, कैसा है वो, इनविजिबल, दिखता नहीं है, ठीक है, ये करंट होता है। आप देखिए, सबसे पहले बात आती है कि आपका जो कैपिटल अकाउंट होता है, पूंजी, इसमें क्या होता है, आपकी लायबिलिटी एसेट्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपसे पूछ देगा कि भाई मुझे बताएं कि कैपिटल जो होता है और जो आपका करंट होता है, इन दोनों में किसमें एसेट्स का इफेक्ट होता है, संपत्ति का इफेक्ट किसमें होता है, तो कैपिटल में होता है। किसमें होता है वो, कैपिटल में होता है, ध्यान रखें इस चीजों। अब देखिए, पेपर में ना कभी कभार आता है कि चालू, सॉरी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इनमें डिफरेंस, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस पूछ देगा कभी कभार,
तो वो भी आपको याद रखना डिफरेंस भी, ठीक है। प्री बोर्ड में, बोर्ड में अच्छा, आपने बोर्ड, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कह सकता है। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया आपका, कि जिसमें आपको करंट और कैपिटल अकाउंट बराबर होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर चल रहा है आपका। अब आइए भाई क्वेश्चन देखिए, नेशनल इनकम एक्सीड, देखिए क्वेश्चन, नेशनल इनकम एक्सीड डोमेस्टिक इनकम ओनली व्हेन एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इंपोर्ट। क्या कहा क्वेश्चन में कि भाई नेशनल इनकम जो है एक्सीड है किससे, डोमेस्टिक, इनकम ओनली व्हेन एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इंपोर्ट। बस कह रहा है कि भाई एक्सपोर्ट है वो ग्रेटर देन है किससे, इंपोर्ट से। कमेंट विद आंसर, ये एक स्टेटमेंट है, क्या एक स्टेटमेंट है, इस पे आपको कमेंट देना है कि भाई देखो अगर आपका नेशनल इनकम एक्सीड होता है सिर्फ और सिर्फ जब एक्सपोर्ट में, बस एक्सपोर्ट आपका ग्रेटर देन है किससे, इंपोर्ट से। अगर मान लो आप, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बताएं, बाहर से माल मंगवा रहे हैं। और जब बाहर से माल मंगवा रहे हैं और आपका क्या हो रहा है, नेशनल इनकम क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है किससे, डोमेस्टिक से। कैसे बताओ, देखो आप बाहर से माल मंगवाओगे, ठीक है, आपका, आपके यहाँ ग्रोथ जीडीपी आपकी तो बढ़ेगी नहीं, वैसे पहली बात, बाहर से माल मंगवाते हो आप उसको बेचते हो तो आपकी डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, बोलो। नेशनल इनकम जब डोमेस्टिक बढ़ेगी तो आपका नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगा। मान लो मैं ही आज बाहर से फोन ला के यहाँ बेच रहा हूँ, तो मेरी डोमेस्टिक इनकम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी नेशनल इनकम के थ्रू, किसके थ्रू, नेशनल इनकम के थ्रू। और इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से, है ना। ये चीज आपको पूरा कमेंट में लिखना है। देखो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस उतना ही था आपका, आपका मैक्रो को उतना ही था। अब आपका आता है आईडी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। अब देखो इंडियन इकोनॉमी भी आपका कितने नंबर का है भाई साहब, वो भी कितने नंबर का है, 40 नंबर के ही है। तो वहां से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन लेकिन क्या है कि इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े से आसान, आसान की बात नहीं है, कि बस ये है कि इंडियन इकोनॉमी थ्योरेटिकल ज्यादा रहेगा ना, आपको थोड़ा सा पढ़ने में भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। आगे इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले आप देखेंगे यूनिट 1, मतलब इसके थ्रू, वैसे हमारे थ्रू यूनिट 6 हो जाता है। यूनिट 6 के अंदर आपको क्या है कि आप 1947 से लेके कब तक, 90 तक की सारी इकोनॉमी पढ़ेंगे। इसमें किस प्रकार से बदलाव कैसे हुआ, इकोनॉमी को कैसे ठीक करा गया, है ना, इस हिसाब से सारा कुछ काम करेंगे। हाँ जी है, अच्छा अच्छा, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हाँ जी, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स बताइए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे आजादी होने से पहले की हमारी इकोनॉमी की स्थिति कैसी थी, इस सारे फीचर्स बढ़िया थी। तो आपका देखिए मैं बता दूं, इकोनॉमी हमारी उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं थी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हाँ जी सर सुनो, अब यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं, देखो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा क्या क्या बनेगा, सुनो मेरी बात, या तो आपको ये पूछ देगा या ये पूछ देगा भाई एग्रीकल्चर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था वो बताओ, इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था वो बताओ, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कैसा था, ये सारे फीचर्स आपको पूछ देगा। अच्छा हो गया, आपको हैंडीक्राफ्ट जो था, रेलवे स्टेशन पॉजिटिव इंपैक्ट दिया है। अब सुनो मेरी बात, हमारा इंडिपेंडेंस से पहले उतना अच्छा इकोनॉमी नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखो, देखो was there any positive impact of the British rule in India, कि कौन कौन सी पॉजिटिव इंपैक्ट है जो ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था तो उसके कौन कौन से पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो आपको बता दे। हाँ बोलो, आत्मनिर्भर भारत, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा बनाया था,
हाँ, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, है ना, पुल वुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वही तो, जहाज पोर्ट वगैरह। आप ये देखें, रेलवे की देन ही ब्रिटिश है, रेलवे की देन ही ब्रिटिश ही है, पूरा जाल बिछा रखा। आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आ जाओ, इसका मतलब क्या बोला कि पूर्व आजादी होने से पहले की बात है, स्वतंत्र होने से पहले जो भी इंडस्ट्री थी, उद्योग था, उसका कंडीशन कैसा था, इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था, या आप इसमें आप लिख सकते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की फीचर्स लिख दीजिए ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैं बता दूं क्या क्या था इसमें। मॉडर्नाइजेशन नहीं था, आधुनिकरण नहीं था, हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया था, बिल्कुल बिलो हो गया था, जो प्रॉफिट होगा पहले कौन लेगा, ब्रिटिश लेगा, वो अपने गाली काम करेगा, बचा हुआ तो हमें देगा। समझ में आया नहीं? ठीक है, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन अचीवमेंट ऑफ गोल्स बाय 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ये योजना जो है 5-5 साल के लिए लाई गई थी, अलग अलग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लाई गई थी। और बता दूं, कुछ योजनाएं 1 साल, 2 साल, 3 साल में भी खत्म हो गई थी, फिर भी उसे 5 ईयर प्लान बोला जाता है। हाँ, तो इसके जो भी 5 ईयर प्लान लाया गया, उसमें कौन कौन से गोल्स अचीवमेंट करा, जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सेक्टर रिफॉर्म हो गए हमारे, ये सब गोल्स एक हेडिंग बना बना के आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, जो भी बता रहा हूँ आज मैं सही बता रहा हूँ, आपका पेपर बिल्कुल नहीं छूटेगा और पेपर में नंबर अच्छे आ जाएंगे। बस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कर लेने हैं, ये ध्यान रखेगा। अभी 3 दिन है ना आपका, 16, 17, 18 3 दिन है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए बेटा, मैन व्हाट इज अ ग्रीन रिवोल्यूशन, एक्सप्लेन एलिमेंट, मेरिट और डीमेरिट। हरित क्रांति क्या है, उसके गुण, उसके अवगुण और उसके एलिमेंट। एलिमेंट में क्या क्या था बेटा, बताओ जल्दी जल्दी। HYB, इरिगेशन, बहुत चीजें थी, मेन चीज तो यही थी उसमें, है ना। इसके मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। मेरिट तो ये है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ गया, डीमेरिट ये है कि ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि सीड्स महंगा मिलता था, है ना, तो बहुत सारे फेस भी आए थे इसके, है ना। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन में ज्यादातर आपके चावल और गेहूं, इसकी मात्रा बढ़ गई। हाँ, ये ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज SSI एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। SSI क्या बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या है बताना है और इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारे रेहान भैया हैं, पढ़ रहा है। हाँ पढ़ता है, इसका जो पढ़ाई है 90 नंबर से ऊपर है, इसके 90 प्लस है, 90 नंबर से ऊपर है भैया। चलो अच्छा, ये SSI क्या होता है बताओ जल्दी। कम पूंजी, बहुत ही कम पूंजी में इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादातर महिलाएं इसमें ज्यादा सपोर्ट करती है। आगे हाँ, फीचर्स देखेंगे तो आपको कैपिटल की कम जरूरत है इसमें, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल जाएगा इसमें, है ना, और इसमें ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ होने की चांसेस ज्यादा है। महिलाएं मतलब यह है कि घरों में भी खोल देते हैं, छोटे काम में भी आप देखेंगे बिजनेस, महिलाएं जो है वो पापड़ का बिजनेस कर लिए, अचार का बिजनेस कर लिए, ये सब चीजें SSI में आ जाती है छोटे। मयंक भाई, मयंक जी बताइए इसका आंसर, बताइए। एक्सप्लेन, LPG पॉलिसी का परफॉर्मेंस बताना है, जो इंडियन इकोनॉमी में कैसा पड़ा ड्यूरिंग द रिफॉर्म, बदलाव लाया। तो आपको पता है भाई LPG जब लाया गया, वो हमारे इंडिया की रिफॉर्म में बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव इंपैक्ट करा है। आप L का मतलब पता है क्या होता है, उदारीकरण लिबरेशन। P का मतलब क्या होता है, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन। G का मतलब क्या होता है, जय। तीनों के फीचर्स पॉजिटिव बता देने, मेरिट क्या बताने तीनों के, मेरिट।
होते हैं लेकिन इसमें बताया नहीं डीमेरिट, इसे परफॉर्मेंस बता दीजिए ना। अच्छा अच्छा, व्हाट इज द सॉरी डिमोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। पहले बताओ डिमोटिवेशन होता क्या है। इसमें आपका पैसे का जो वैल्यू होता है उसकी नोट को चेंज वेंज करना डिमोटिवेशन होता है। जैसे कि 8 नवंबर को क्या हुआ था, 8 नवंबर 2016, इसमें 500 के पुराने नोट को क्या कर दिया गया और 500 के नए नोट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसके मेरिट और डीमेरिट बताना है। इससे लाभ क्या हुआ, जो काला धन था खत्म, है ना, लोगों के पास पैसे, नया धन आ रहा है, नया धन। उस वक्त तो सुनो, उस वक्त तो लोग के पास जो पुराना पैसा था, कंडीशन बना दी थी कि इतने ही पैसे चेंज होंगे, 3,000 का था चेंज होने का। भीड़ थी, सुबह 4 बजे लाइन लग रहे लोग, बल्कि 12 बजे रात को ही लाइन लगा दिया। बैंक के बाहर जाके लोग सो गए कि सुबह बैंक खुलेगा सबसे पहले। अरे मैं बता रहा हूं ना, रात को 12 बजे ही बंदे तकिया लेके बिस्तर लेके बैंक गेट के सामने सो जाते थे। और उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे, सुनो सुनो, उस वक्त ऐसा भी था बहुत सारे लोग कि जिनके खुद के पैसे नहीं थे, दूसरों के पैसे, जैसे मेरे पास पैसे रेहान को दे दिए 10,000 रुपए कि मुझे चेंज करके 5,000 तू रख लियो, 5,000 मुझे दे दियो। अब ऐसा कौन लोग करेगा जिसके पास काला धन हो? भाई हमारी मेहनत करेगा, 10,000 रुपए कमाए होंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि 5,000 तू रख लियो, 5,000 हम कहेंगे हम खुद जाएंगे चेंज करवा के खुद ले आएंगे। पैसा नहीं उतना हमारे पास। ब्लैक मैन जिसके पास है वो ऐसे ही कर रहे थे। और सुनो, जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया चेंज करवाने का, जिनके पास पैसा बच गया तो क्या करेंगे, वो यमुना नदी में फेंक दिया। उस वक्त यमुना नदी में कट्टे बड़े बड़े पैसे मिलते थे, बताओ, कट्टे बड़े बड़े हैं। अब बताओ, ये भाई ब्लैक मनी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन लाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए आगे नेक्स्ट यूनिट, आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। कुछ चैलेंजेस आएगी अब जो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, अपने चैलेंजेस पढ़ेंगे, उसको कैसे हमने फेस करा, उसकी पॉलिसी कैसे है। पहला आता है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अच्छा इसे बताओ, मानव जो होता है, ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, मानव पूंजी होता है, मानव पूंजी क्या होता है बताओ। जो व्यक्ति स्वस्थ है, रोजगार प्राप्त है, शिक्षित है ना, ये 3 चीज जिसके अंदर है वो व्यक्ति क्या है आपका, ह्यूमन कैपिटल है। क्या है वो व्यक्ति, ह्यूमन कैपिटल। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, सबसे पहली बात देखो, एजुकेशन सही नहीं है हमारे यहाँ। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो जाता है, मतलब क्या, पढ़ते यहाँ हैं और चले कहीं और जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। ये सब प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। इस प्रॉब्लम को क्या करना होगा, हमें ठीक करना होगा, ताकि बच्चा यहीं पढ़े, अच्छा एजुकेशन मिले और यहीं पे वो जॉब करे। और आप ही मानो कि आप पढ़ लिए यहाँ पे, अपने देश के लिए आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या पढ़ा। आप अमेरिका जाके काम कर रहे हो, किसके लिए, अमेरिका के लिए काम कर रहे हो। आप अपने देश के लिए काम करो, किसके लिए काम करोगे भाई साहब आप, रेहान, अपने मुल्क के लिए काम करोगे, देश के लिए काम करोगे, मिशन। चलिए, जैसे ये सोच रहा है ना, जैसे ये सोच रहा है बेचारा, कौन सा प्रॉब्लम है, सोचते रहो तुम, आपका मिशन सोचो। आइए, ये कह रहा है सबसे पहले मैं इनको उड़ाऊंगा, इसका मिशन है। ये देखो, यहाँ देखो, इन योर रिव्यू, ये है आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन। इन योर व्यू, is it essential for the government to regulate the fee structure in education and health care institutions। आपको बताना है क्या गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्या कोई एक फीस को फिक्स कर दे, फीस फिक्स करे, फीस को फिक्स करना चाहिए गवर्नमेंट को, कहाँ पे, एजुकेशन में या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट
को एक फीस निर्धारित करना चाहिए, यस या नो? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो बताना आपको, क्यों करना चाहिए वो बताना। अब सुनो भाई, यहाँ पे आंसर है यस। क्या आंसर यहाँ पे? अब क्यों करना चाहिए? तो देखो, अगर देखो, हाँ प्राइवेट वाले बंदे हैं वो एक्सपेंस क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। ज्यादा एक्सपेंस करके, मान लो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने खर्च इतना कर दिया, अच्छे स्कूल बना दिया। अब ये अच्छा स्कूल का पैसा उन्होंने खर्च तो कर दिया अच्छा तरीके से, कहां से लेंगे वो? बच्चों के फीस। जो गरीब बच्चा होगा वो कैसे पढ़ा पाएगा उस स्कूल में? कैसे पढ़ पाएगा, सॉरी, उसके माता पिता कैसे पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, हैं? गवर्नमेंट पढ़ाएंगे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल है, फैसिलिटी अच्छी दे दी उन्होंने, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन लगा दी है। तो आप क्या कर रहे हो, जो मरीज जा रहा है चाहे गरीब अमीर हो, पैसे लेंगे, अच्छा वाला पैसे लेंगे। बंदा मर भी गया तब भी कहेंगे आईसीयू में भर्ती है, वो सांस चल रही है, ऑपरेशन होगा 2 लाख ले। तो ऐसे से पैसे लेते हैं। तो गवर्नमेंट को ना एक क्या कर देना चाहिए, फीस को फिक्स कर देना चाहिए कि भाई इस तरह का केस होगा इतना पैसा, इसमें क्या होगा कि मनमानी नहीं चलेगी, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, फीस फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? अब जो ग्रामीण साख होता है वहां का सोर्स क्या है? पहले बात करते हैं ग्रामीण साख, रूरल क्रेडिट सर होता क्या है? गांव में क्या करते हैं, गांव के लोग होते हैं, उन्हें पैसा चाहिए, फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो उसके क्या क्या सोर्स है? 2 तरह के सोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? इंस्टीट्यूशनल और दूसरा क्या होता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल। या आप जैसे कि मान लो कोई हमने कहीं बैंक से ले लिया तो इंस्टीट्यूशनल हो गया, है ना, फॉर्मल चीजें हो गई सारी। किसी रिश्तेदार से ले लेंगे तो हो जाएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल, है ना। ये सोर्स 2 तरह के सोर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट बिटवीन गोल्डन रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब आपको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, पता है सब बच्चों को क्या होता है? अब बताओ गोल्डन क्या होता है? गोल्डन, हाँ, ये जूट वगैरह पे होता है ना, हॉर्टिकल्चर सारा आता है इसके अंदर। उन दोनों में डिफरेंस करना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक होता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है? मिल्क पे, अमूल का केस इसी पे आया था, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध के लिए था। रेहान जी देखिए क्वेश्चन पढ़िए। वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो? है, अब यहाँ पे देख लो, मैंने एक क्वेश्चन ये प्रिडिक्ट करा है, आशा करता हूं आप तैयारी कर लेना अच्छे तरीके से, पेपर से जाएगा। जहां सर दिल्ली, बिहार, हाँ भाई। तो देखो क्वेश्चन जो भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, आप सब पीडीएफ VS2 ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आज से बता रहा हूँ। ऐप पे डाल दिया मैंने, ऐप में फ्री मटेरियल में जाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फोल्डर का नाम मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स क्लास 12, बस अब डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या है कि सारे चैप्टर के ना सब चीज मिक्स है, पेपर में इनडायरेक्ट आ जाए और डायरेक्ट आ जाए आप कर दोगे, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहले, व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरिया? पहले बताओ अर्बन एरिया क्या होता है? शहर, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, शहर। शहर में क्या होता है, फीमेल का परसेंटेज काम करने में कम होता है कंपेयर टू गांव, रूरल। रूरल क्या बैंक पे ज्यादा काम करने? अब देखिए अर्बन, सुनिए कम, आप देखोगे ना शहर में गांव में काम करने एक पुरुष जाता है, मान लो घर का एक बेटा है खेत में काम करने, क्या बेटा क्या बाप गया, माँ बैठी है घर में, बहू बैठी है, बहन भी बैठी है, तो क्या कहते हैं, क्या करोगे घर में? चलो खेतों पे, खेत पे काम करेंगे, खेत पे काम करेंगे, हम काटेंगे, तुम उसको साफ कर लेना। भाई क्या कहेंगे, हम काटेंगे फसल को, तुम क्या कर लेना, साफ कर देना, मिट्टियां झाड़ देना उसका, फिर उसके वो बंडल बना देना, बहुत कामें होती है।
तो इसमें क्या होता है, पूरा फैमिली उठ के चली जाती है, पूरी फैमिली। रेहान है तो एक बार कहानी बता दो। इसके इसके पापा गए खेत पे काम करने, पापा ने कहा इसकी मम्मी दादी अम्मा सब खाला वाला सब चले गए, पूरा फैमिली उठ के खेत पे काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, सभी लोग। लेकिन शहर में आप देखो तो शहर में पुरुष जा रहा काम करने, पुरुष तो ऑफिस गया काम करने, और रेहान के पापा गए काम करने। अब पापा गए काम करने, पापा जो बोलेंगे नहीं भाई इनकी मम्मी को आप भी चलो, दादी को आप भी चलो ऑफिस, नहीं ऐसे नहीं होगा। एक फॉर्मल सेक्टर होता है। गांव में खेत में आप अपने सारे फैमिली रिश्तेदार भी बैठे होंगे ना, जो रिश्तेदार आए हैं उसे भी चलो, चलो भाई घर पे क्या करोगे, चलो काम करो खेत पे। तो इस प्रकार से वहां पे फीमेल का चीजें, आप फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन होता परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है कंपेयर टू आपका यहाँ पे। ठीक है जी, आइए, क्योंकि अर्बन एरिया में लो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसा क्यों है, अर्बन एरिया में लो है। हाँ, आपका कहना ठीक है सर कि आजकल आप देखेंगे तो शहर में हर सेक्टर में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। सर ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, आप अभी देखेंगे ना शहर में, क्या बताऊं, लड़कियां जो होती पढ़ती रहती है, स्कूल कॉलेज जाती है। और गांव में भी आप देखेंगे तो बहुत जो शादी नहीं बेटा, हर चीज शादी से नहीं हो जाता है। ये कहता है शादी कर दो, अरे भैया उम्र होगी तो शादी करेंगे ना। वो अपना काम पे जाते हैं, पापा मम्मी के साथ काम पे जा रहे थे तो, है ना। क्वेश्चन देखिए, चलिए, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। रेहान, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगार। एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रकार बताओ, एंड कॉजेस। हाँ जी, और बताओ कारण। हेलो, क्या होता है बेरोजगारी? पता है ना, कोई काम करना चाह रहा है, रेडी टू वर्क, पर काम नहीं मिल रहा, ये हो गया। दूसरा टाइप्स पता है आपको, सारे टाइप पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, हिडन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सब है ना। कॉजेस क्या है? नंबर 1 कॉजेस पॉपुलेशन, नंबर 2 एजुकेशन, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स बोल दीजिए, कॉजेस बोल दीजिए, एक ही बात है। आगे देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन देख लीजिएगा, और देखिए कार्टून देख लीजिए। ये हमारे रेहान भैया है, ठीक है। आइए अभी बताएंगे यार। देखो, जीडीपी इज ग्रोइंग। देखो मैं बता दूं, दूसरे टीचर जो है ना वो रामू श्यामू छोटू का देंगे, हम अपने स्टूडेंट का देंगे एग्जाम्पल, ताकि हमारा स्टूडेंट भी फेमस हो जाए। नाम रेहान बाबू, आओ। यार देखो, जीडीपी इज ग्रोइंग इन इंडिया। अब क्या बोल रहा है? जीडीपी ग्रोइंग हो रहा है इंडिया में। भैया बैग ले क्यों खड़े हो, भगना चाहते हो क्या? देखो यहाँ देखो, जीडीपी इज ग्रोइंग इन इंडिया बट अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन एज सीरियस इशू। जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इशू क्या है? किसका है? जॉब का, बेरोजगारी का। तभी ये बच्चा क्या मांग रहा है रो रो के? जॉब दो। कह रहा भैया हमें जॉब, सरकार मोदी जी जॉब दे दो, है ना। हाउ डू यू रिकंसिल दिस फैक्ट? इसको आप किस प्रकार से सही करो, बताओ भाई, आप किस प्रकार से करो? भाई जीडीपी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बना हुआ, मुद्दा बना हुआ है, तो उसके कैसे ठीक करा जाए? देखो, इसके लिए क्या करना हो, गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, जिससे कि आप बेरोजगारी क्या कर सको, बढ़ा और खत्म कर सको, रोजगार बढ़ा सको, है। हाँ, स्किल्स इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, बहुत चीजें हैं, स्टार्टअप्स है सारी, है। हाँ, स्किल, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत पोषणीय विकास। क्या बोलते हैं इसको? सतत पोषणीय विकास। और एक्सप्लेन स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन सी आपकी स्ट्रेटेजी है अपने
किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत पोषणीय विकास के लिए क्या क्या आपके अंदर स्ट्रेटेजी है, क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं, सारी प्लानिंग कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? पहली बात तो ये बात करें, सतत पोषणीय विकास, ऐसा चीज जो आप अभी भी यूज कर रहे हो और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो चीज रहे। मान पेट्रोल हो गया, कोयला डीजल वगैरह हो गया, कोल हो गया, कोयला। हाँ, मान लीजिए आप तो अभी आप यूज कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं सोचा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। आप अभी यूज करके खत्म कर दिया तो बेकार है। ठीक है, हमें अच्छा नागरिक बनना है, अभी भी यूज करो और जनरेशन के लिए भी रखो। आगे आओ, नोट देखो यहाँ पे केस स्टडी। आप देखो मैंने बोला था केस स्टडी क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो केस स्टडी क्वेश्चन कौन कौन सा सकते हैं? सीपीसीबी, कौन से के पे? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन, है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड होता है, सीपीसीबी को पढ़ाऊंगा भैया उस। हाँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पीसीबी पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर नीति आयोग पे, इनके क्वेश्चन केस स्टडी आ सकता है। अभी बताएंगे सर, इसी वीडियो में बताएंगे नीति आयोग क्या होता है, पता है आप सबको? बताओ। तो एक प्लानिंग कमीशन था, सुनो प्लान, हाँ फुल फॉर्म पता है, फुल फॉर्म बता रहे हो ना, ये बच्चे बोले नीति आयोग होता क्या। देखो एक प्लानिंग कमीशन था, आपको 5 ईयर प्लान जो है वो प्लानिंग कमीशन नहीं लॉन्च किया था। सुनो, 5 ईयर प्लान जो है प्लानिंग कमीशन ने ही लॉन्च किया था। अब 5 ईयर प्लान को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम में बदल दिया। बस ये समझिए, नीति आयोग की ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस दिल्ली। कहाँ है बेटा? दिल्ली में शाहजहां रोड पे है, यूपीएससी का रोड है वहीं पे। तो इस पे केस स्टडी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को। पर याद देखो यूनिट 8 का है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपेरिजन विद द नेबर्स। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे विकास, पढ़ेंगे अपने इंडिया के बारे में, और हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? अपने नेबर्स के साथ। 3 ही है, चीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ठीक है, लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट है, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। आपको क्या करना है इस चैप्टर में, सुनो, इस चैप्टर में सबसे पहले तीनों का कंपेयर कर लेना कि कहां पर, हेलो ऋषभ, पढ़ाई पे यहाँ देखो, इन तीनों में सबसे पहला क्या करना है आपको? कंपेयर करना है कि किस देश में किस चीज का विकास हुआ, किसका विकास नहीं हुआ, कौन सी चीजें, कौन कौन सी इकोनॉमी इन्होंने अपनाई। कम से कम 3-4 बेस, हाँ कम से कम आपको 3-4 बेस, हाँ बेसिस के ब्याह पे, बेसिस के ब्याह पे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना कंपेयर करना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बुक में ही है तो बुक में बनाओ अपना क्वेश्चन। अब देखो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द वन साइड पॉलिसी, नहीं है वन चाइल्ड है, वन चाइल्ड, हाँ वन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, वन चाइल्ड पॉलिसी। सुनो मेरी बात, एक ना चाइना ने क्या करा था, एक नीति लाई थी, एक संतान, है ना, हमारे भारत में प्योर नीति असम में कर दिया गया है, असम में, पूरे भारत में भी लागू नहीं हुआ है। मतलब वैसे हमारे भारत का स्लोगन क्या पता है आपको? हम दो हमारे दो। अब पॉपुलेशन बढ़ चुका है, अब इस स्लोगन को हटा रहे हैं, हम दो हमारे एक है, पाकिस्तान में हम एक नहीं भाई, हम दो हमारे अनेक, हम एक से कैसे हम दो हमारे अनेक। आओ चलो कोई नहीं, किसी भी देश के बारे में बोलना नहीं चाहिए था। देखिए तो देखिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी, आपको पता है सबसे पहले ना चाइना जो थी पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री, अभी इंडिया आ गई है, अभी जो है इंडिया आ गई पॉपुलेशन में 1, हाँ नहीं पॉपुलेशन में। तो चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, उससे क्या इंपैक्ट हुआ चाइना में? आपसे पूछा गया चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया तो उससे क्या इंपैक्ट हुआ, वो बताना होगा इसको। हाँ भाई एक चाइल्ड रहेगा,
पहली बात तो पॉपुलेशन में कंट्रोल लाना था उन्हें, दूसरा एजुकेशन बच्चे को अच्छा मिल जाएगा, भाई बच्चा एक हेल्थ वेल्थ अपने रिसोर्सेज को बताना, बहुत चीजें थी, है ना, ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी आपको इसमें। अच्छा चीज बता दूं, चाइना ने एक चीज और अपनाई थी, और अगले क्वेश्चन में है, देखो यहाँ देखो, हाँ ग्रेट फॉरवर्ड लिंक, GLF क्या होगा, ये कहीं लिखा होगा ये देखो, ये है ना, इसे बोलते हैं GLF, ये चाइना ने अपनाया था। किसने अपनाया था? चाइना ने भी अपनाया था। हाँ पहला क्वेश्चन देखो, पहले ऊपर वाला, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑन द इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑफ चाइना। सेज जो अपनाया गया था चाइना में, उसका इम्प्लीकेट क्या हुआ वो बताना है। सेज पहले बताओ, सेज होता क्या है, व्हाट इज द सेज, क्वेश्चन में बना होगा, व्हाट इज सेज एंड ग्रेट लीव फॉरवर्ड, बताओ सेज क्या होता है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता बना दिया जाता है, जिसके अंदर ही कुछ देश मिलकर क्या करते हैं, अपना व्यापार बिजनेस वगैरह करते हैं, इस पर टैरिफ नॉन टैरिफ ये सब चीज आ जाती है, ठीक है। और ग्रेट लीव फॉरवर्ड जो है, ये किसने अपनाया था बेटा? चाइना ने, अपने इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, ठीक है। हाँ इस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने? 56 क्वेश्चन आपके, ठीक है। ये 56 के 56 क्वेश्चन आपको क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ PDF अपलोड डाउनलोड कर लीजिएगा VS2 ऐप से, है ना, और डाउनलोड करके आंसर लिख लीजिएगा। आंसर लिख के आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे ना अभी इसका, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आंसर को लिखो या याद करो, दोनों काम करो, और आपके 56 क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू।